हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पोलराइजेशन और फजांस रूल, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी आप हेडिंग डालिए पहले, फिर उसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी है। देखो, इसमें एक प्रिंसिपल जो सिंपल सा था, हर जगह हम अप्लाई करते हैं, वो आप इसमें नोट करके रखिए। वो होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब होता है कि जो पोलर आपका कोई भी कंपाउंड है, वो पोलर सॉल्वेंट में ही इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आप इसका सिंपल सा है, ये नोट करके रखिए। इसके बाद हम इसमें कुछ केस देखते हैं, यानी अलग अलग केस होंगे सॉल्युबिलिटी के केस में। तो यहां पर फर्स्ट केस हम स्टार्ट करते हैं। पहला केस लेते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाल करके आप लिख लीजिएगा लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हमें लिखना है फर्स्ट केस। देखो, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कहीं पर हमें पोलरिटी या पोलराइजेशन को डोमिनेंट फैक्टर मानना पड़ेगा। दूसरा, कहीं पर हमें हाइड्रेशन या लैटिस एनर्जी को डोमिनेंट फैक्टर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ अलग अलग यहाँ पर केस होंगे। इसके बेस पर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट केस हम लेंगे, उसमें पोलराइजेशन को डोमिनेंट फैक्टर मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस आप लिखिए, केस फर्स्ट। अब यहां हमने इफ, देखो इसमें हेडिंग डाल के आपको लिखना है, कंटिन्यू करना है। इफ पोलराइजेशन इज डोमिनेंट फैक्टर, देखो इफ पोलराइजेशन इज डोमिनेंट, डोमिनेंट फैक्टर, है ना, डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर, पोलराइजेशन इज डोमिनेंट फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा, हमें सीधा सीधा पोलैरिटी से डिसाइड करना है या पोलराइजेशन से डिसाइड करना है कि ये मोर सोल्यूबल होगा या लेस सोल्यूबल होगा। तो देखो, इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, आप उससे पता कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पोलराइजेशन इसमें भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्वेंट आपको दे रखा है, तो उस पर डिपेंड कर। अगर आपको दे रखा है, देखो इसमें आप चाहो तो ऐसे स्मॉल पॉइंट बना लेना, ए इफ polar solvent, if polar solvent is given, polar solvent is given, अगर polar solvent दे रखा है, polar solvent का जो म्यू की वैल्यू होती है, ये होता है आपका नॉट इक्वल टू जीरो। ये म्यू क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट का एक सिंबल होता है। हम आगे पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट हमारा अभी बाकी है, तो इस सॉल्युबिलिटी लास्ट है, इसके बाद हम सीधा डाइपोल मोमेंट ही पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आप पहला देखेंगे कि इफ पोलर सॉल्वेंट इज गिवन। अब पोलर सॉल्वेंट लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, H2O, H2SO4, H2SO4 और इस टाइप के, है ना। तो ये हो गए। अब इनमें हमें क्या चेक करना है कि पोलैरिटी या पोलराइजेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों सीधा सीधा आपको ये देखना है, पोलराइजेशन, पोलर सॉल्वेंट है तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी, है ना। देखो पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी इंक्रीज होगी। अब पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या होगा, पोलैरिटी जो है ये आपकी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एक पॉइंट समझ में आया क्या। अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ, जहां आपको देखना है कि आपने अगर सॉल्वेंट कैसा दिया हो आपको, इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज गिवन, इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज गिवन, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज गिवन, तो क्या होगा फिर, नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज हमने लिया H2, वो बेंजीन ले सकते हैं हम, बेंजीन, और क्या ले सकते हैं, CCl4, इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर। अब सिंपल है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे तो पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज। पोलैरिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी होगी आपकी इंक्रीज।
सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? अब जो ये तो था फर्स्ट केस, इसमें था पोलराइजेशन को डोमिनेंट फैक्टर हमने माना था। सेकेंड केस में आओ, इसको मैं हटा देता हूं। सेकेंड केस हेडिंग डालो, केस सेकेंड, केस सेकेंड है ना। देखो इसमें क्या हो, जो इसके पहले में हमने डोमिनेंट फैक्टर किसको माना था, पोलराइजेशन को, तो उसमें पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता था। अब क्या हो, केस सेकंड ऐसा हो कि दोनों डिफरेंट आपके क्या दिए हो, सॉल्वेंट। तो इफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर गिवन, डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर गिवन, डिफरेंट सॉल्वेंट्स अगर दिए हो, अब आप कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो गिवन, देन इसको कंप्लीट करो, इसको ऐसे लिखना, देन सॉल्युबिलिटी, ये एस लिख देता हूं मैं, आप इसको ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी फिर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया क्या? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो मोर सॉल्युबल होगा। अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज हमने लिया HF हमने ले लिया, ये लिया हमने HF। अगला कोई एग्जांपल जैसे H2SO4, या फिर हमने H2O2 ले लिया, या हमने H2O ले लिया। तो इस टाइप से बच्चों ये जो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब इनमें अगर हम देखें तो इसका कितना होता है, HF का 120, ये K की वैल्यू है। इसका कितना होता है, H2SO4 का इसका होता है 102, H2O2 का होता है आपका 98, इसका होता है आपका 81 के समथिंग। तो इस तरह से बच्चों आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख करके पता करना रहेगा कि कौन मोर सोल्यूबल होगा, कौन इसको इजीली सोल्यूबल करेगा। समझ में आई बात? अब आते हैं थर्ड केस पे। ये दो केस आपको समझ में आए, अब थर्ड केस डालो। थर्ड केस में क्या हो सकता है, वहां हमें डोमिनेंट फैक्टर पोलराइजेशन को नहीं मान सकते। वहां हम जो केस थर्ड होगा, केस थर्ड में आप डोमिनेंट फैक्टर मानेंगे लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। देखो क्या होगा, इफ डोमिनेंट फैक्टर इज हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। अब ये दोनों में से अगर किसी को हमें डोमिनेंट फैक्टर मानना पड़े तब फिर हम क्या करेंगे? तो देखो सिंपल सा एक पॉइंट आपको यहां मैं बता दूं पहले कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होती है। समझ में आई क्या बात? ये जो लैटिस एनर्जी होती है ना, इसके इनवर्सली होती है सॉल्युबिलिटी, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसके डायरेक्टली। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी आपका होता है हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी कि अगर आयन का साइज लार्ज है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। ये समझ में आया क्या? तो इस और लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है आपकी Q/R। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज अपॉन साइज, उसका जो साइज होगा उसका ये लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका Q/R, ठीक है। तो ये इनका दोनों का फॉर्मूला रहेगा। अब इनके बेस पर हमें डिसाइड करना है कि जो आयंस है, या तो एनायन है या कैटायन है, इन दोनों के केस में मोर सोल्यूबल कौन रहेगा, ठीक है। तो इसके बेस पर हम देखते हैं। अब इसमें भी आप स्मॉल पॉइंट ऐसे बना लीजिए। अगर ए में क्या हो, कॉमन आयन इज स्मॉल, कॉमन आयन इज स्मॉल, स्मॉल अगर कॉमन आयन है आपके, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली, देखो क्या बोला हमने, कॉमन आयन अगर स्मॉल होगा ना तो हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये दोनों केस आपको याद रखना पड़ेंगे बच्चों। देखो क्या बोला गया है कि अगर कॉमन जो
क्या आया था, डोमिनेंट फैक्टर इज HE और H। हाँ, तो वहां पर हमने क्या लिखा, ये वाला पॉइंट जो लिखा ना कि कॉमन आयन अगर स्मॉल होगा देन सॉल्युबिलिटी, यहाँ ये ऐड कर लेना, देन सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब कॉमन आयन स्मॉल यानी कि आयन कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो सपोज हमने लिया O2 माइनस ले लिया, या फिर हमने लिया क्या Cl माइनस, या फिर Br माइनस, या जो फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप के लिथियम प्लस ले लिया, ये केटायन है ये एनायन है, इनमें से कॉमन आयन जो होगा उसका साइज अगर स्मॉल है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लैटिस एनर्जी देखेंगे। तो यहाँ क्या है, तो ये वाला हो सकता है Na प्लस हो सकता है सेकेंड ए ग्रुप, अगर ये वाले आपके कैसे थे, फर्स्ट ए थे, तो सेकेंड ए के भी कुछ वो हो सकते हैं केटायंस, जैसे कि Mg2 प्लस, और क्या हो सकता है Ca2 प्लस। इस टाइप से आपके सेकेंड ए ग्रुप के भी केटायंस जो होंगे वो स्मॉल आयन में आएंगे। अब इनमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लिखो, वो क्या है कि इन केस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप केटायंस, क्या बोला है, इन केस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप केटायन, लिख देता हूं मैं यहां पर, इसको आप चाहो तो नोट डाल लेना, नोट बनाना इसको, इसमें लिखना इन केस ऑफ फर्स्ट ए, in case of first A cations CO2 minus CO3 2 minus CO3 2 minus and HCO3 minus are considered as small ion। ये बात समझ में आई क्या, ये जो CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस है ना, ये जब इनके साथ जुड़ेंगे, यानी कि ये कौन है, ये लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, तो इनके साथ जब ये जुड़ेंगे ना तब इनको हम स्मॉल आयन में कंसीडर करेंगे, और स्मॉल आयन के लिए हम सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला ये देखेंगे। समझ में आया क्या, तो इसके बेस पर हम एक और लेते हैं, वहां लेते हैं कॉमन आयन लार्ज। अगर कॉमन आयन लार्ज हुआ तो क्या होगा, तो बी पॉइंट डालो, इसमें लिखना है इफ कॉमन आयन इज लार्ज। देखो कॉमन आयन लार्ज होगा देन सॉल्युबिलिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू He। बात समझ में आई क्या, हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली नहीं इनवर्सली टू साइज होती है। बात समझ में आई, एटम का साइज ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। समझ में आई बात। तो अब इसके केस में कॉमन आयन लार्ज कौन कौन से होते हैं, लार्ज आयन कौन कौन से हो सकते हैं, लार्ज आयन हम ले सकते हैं, सपोज हमने लिया SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस लिया, C2O4 2 माइनस ले लिया, NO3 माइनस लिया हमने, तो बच्चों ये जो आएंगे ये लार्ज आयन में आएंगे। समझ में आया, इन केस में solubility will be directly proportional to hydration energy। और कौन से हो सकते हैं, Mg2 प्लस, ये भी लार्ज आयन में आते हैं, Ca2 प्लस ना, ये इस टाइप के। ये बात समझ में आई क्या, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके कुछ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट और नाइट्राइट्स, ये सारे हम इनके डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, ठीक है, इन सभी के। फिर वहां पर सॉल्युबिलिटी हमें चेक करना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ऑक्साइड्स। अब देखिए ऑक्साइड्स, आप पहले हेडिंग डालना ऑक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड में कॉमन आयन कौन रहेंगे, सपोज हमने लिया आपका Li2O, यहां क्या लिया Na2O, यहां क्या लिया Na2O, K2O, या फिर हमने लिया Rb2O, या फिर हमने CS2O ले लिया। सेकेंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के क्या है, ये सारे हैं। अब सेकेंड ग्रुप के क्या होंगे, सेकेंड है कि MgO के बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, BeO, MgO, वैसे ही और कौन आ सकता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और BaO।
इस टाइप से मैंने दोनों ग्रुप के एग्जांपल यहाँ पर ऑक्साइड्स लिखे हैं। अब इनमें हमें डिसाइड करना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए कॉमन आयन कौन है? कॉमन आयन है आपका O2 माइनस। ये देखो कॉमन आयन है आपका ऑक्सीजन पर 2 माइनस। अब O2 यानी और इसको हम कौन से आयन में कंसीडर करते हैं? स्मॉल आयन में। अब स्मॉल आयन में डायरेक्टली हम क्या देखेंगे? लैटिस एनर्जी यानी सॉल्युबिलिटी। स्मॉल आयन के केस में लैटिस जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगी। अब देखो बच्चों, लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है। लैटिस एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली होती है, यानी साइज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। देखो मैं यहां लिख देता हूं, साइज इंक्रीज देन लैटिस एनर्जी डिक्रीज देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। बात समझ में आई क्या? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बताओ साइज किधर इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज इस साइड हो रहा है ना आपका, ऐसा साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो सिंपल है, लैटिस एनर्जी आपकी उधर क्या हो रही है? डिक्रीज, तो उधर की तरफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सिंपल है ना ये? तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये दोनों के ऑक्साइड्स हमने देख लिए। अब ऑक्साइड्स के बाद हेडिंग डालो, यहां लिखो सेकंड है आपका हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स के केस में क्या होगा? अब देखो OH होगा, OH माइनस भी आपका स्मॉल आयन में ही आता है। तो स्मॉल आयन के केस में बच्चों सिंपल ये जो ऊपर मैंने बताया था वहां यहां भी ऐसा ही करना है। मैं इसको लिख देता हूं बस, और ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसी कोई चीज नहीं है। हमने अगर लिया LiOH और हमने लिया NaOH, KOH, RbOH, इस टाइप से अगर हम लेते जाएंगे CSOH, तो बच्चों इनमें क्या होगा? सभी में साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड ग्रुप के लिए भी ऐसा ही होगा। सपोज हमने लिया BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, और यहां हम लेते हैं कैल्शियम OH होल ट्वाइस। ऐसे ही हमने लिया स्ट्रोंशियम OH होल ट्वाइस। ऐसे बच्चों ये बढ़ता जाएगा ना, तो साइज इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा। ये सिंपल सा एक सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों आपका सल्फेट्स। कार्बोनेट्स ले लो, काम करो, पहले कार्बोनेट देख लेते हैं। देखो कार्बोनेट्स, अब बताओ कार्बोनेट्स में आयन कौन सा होता है? CO3 2 माइनस होता है ना। CO3 2 माइनस के केस में क्या होगा बच्चों? ये होगा, देखो स्मॉल आयन, ये इसको इस वाले आयन को हम कैसे कंसीडर करेंगे? स्मॉल आयन। स्मॉल आयन किस केस में करेंगे? ओनली इन फर्स्ट ए ग्रुप। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर CO3 2 माइनस या HCO3 माइनस होगा तो उसको स्मॉल आयन में कंसीडर करेंगे ओनली फर्स्ट ए ग्रुप केटायंस के केस में। लार्ज आयन किसके केस में कंसीडर करेंगे? लार्ज आयन कंसीडर करेंगे हम सेकेंड ए के केस में। अब देखो अगर स्मॉल आयन होगा ना तो इनवर्सली सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? इनवर्सली टू लैटिस एनर्जी। और अगर लार्ज आयन रहा तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमें फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स देखना है, फिर उनमें ये एग्जांपल समझना है। फर्स्ट ए में कार्बोनेट्स, एक काम करो ऊपर से ही लिख देता हूं मैं। फर्स्ट ए के कार्बोनेट्स कौन कौन से होंगे वो मैं बता देता हूं। देखो ये होंगे फर्स्ट ए कार्बोनेट्स, Li2CO3, ये होगा आपका Na2CO3, ये होगा K2CO3, Rb2CO3, और ये होगा आपका CS2CO3। ये समझ में आया क्या? इनके केस में CO3 2 माइनस स्मॉल आयन है, इसका मतलब इनमें हमें देखना पड़ेगा लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है, यानी लैटिस एनर्जी इधर डिक्रीज हो रही है ना? लैटिस एनर्जी इधर डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी इधर क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, तो यहां क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आया क्या? अब सेकेंड ए के केस में देखो, सेकेंड ए के केस में हमें ये जो CO3 2 माइनस है इसको लार्ज लेना पड़ेगा और सॉल्युबिलिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो पहले यहां आप बनाओ इसके कार्बोनेट्स, BeCO3, MgCO3, या फिर CaCO3, या फिर हम लेंगे क्या? स्ट्रोंशियम CO3, या फिर हम लेंगे यहां पर BaCO3। अब बच्चों यहां हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी आपकी? साइज की इनवर्सली।
जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है उसमें जिसका साइज कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब देखो यहाँ ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी आपका डिक्रीज होगा, और जिसका लैटिस एनर्जी डिक्रीज उसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज। समझ में आई क्या बात? तो ये पॉइंट थोड़ा मेन था, इसको मैंने बता दिया। सेकंड इसके बाद वाला देखते हैं हम, बाइकार्बोनेट्स। हेडिंग डालो बाइकार्बोनेट्स। क्या लिखेंगे? थर्ड फोर्थ है ना, शायद फोर्थ है बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स। अब बोलो बाइकार्बोनेट्स क्या होंगे? HCO3 जुड़ेगा ना, HCO3 ये रहेगा माइनस। अब बाइकार्बोनेट सेकंड ए के कभी नहीं बनते, बाइकार्बोनेट्स ओनली फर्स्ट ए ग्रुप के बनते हैं। तो सिंपल है, बाइकार्बोनेट्स आपका यहाँ पर कैसा लेंगे, उसमें तो स्मॉल आयन ना, हमने पहले लिख लिया था, पहले बोला था कि स्मॉल आयन होगा किसके केस में, फर्स्ट ए के केस में, और ये बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप बनाएंगे ओनली बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पर सेकंड का तो कोई रूल ही नहीं है, फर्स्ट ए का देखो यहाँ लिखते हैं हम, अगर LiHCO3, यहाँ हम लेंगे NaHCO3, अगर हम लेते हैं KHCO3, वैसे ही अगर हम लेंगे RbHCO3। ऐसे बच्चों अगर हम इधर जाएंगे ना टॉप टू बॉटम, तो इनके केस में, स्मॉल आयन के केस में डायरेक्टली वो इनवर्स सॉल्युबिलिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगी। लैटिस एनर्जी साइज बढ़ने पर डिक्रीज होती है, अगर लैटिस एनर्जी इधर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इधर क्या होगी, इंक्रीज। तो सिंपल सा ये वाला ऑर्डर इसका बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है सल्फेट आयन। देखो सल्फेट अगर हम लेते हैं, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2- लिया हमने, SO4 2- सभी के लिए लार्ज आयन होता है, लार्ज आयन होता है। लार्ज आयन के केस में सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो फर्स्ट ए ग्रुप में अगर हम बनाते हैं तो यहां बनेगा आपका, देखो Li2SO4, यहां बनेगा आपका Na2SO4, यहां बनेगा K2SO4, यहां आपका हो सकता है Rb2SO4। तो बच्चों इस टाइप से ये जो बन रहे हैं, ये जो सल्फेट आयन बने हैं, इनमें ये SO4 जो है ये लार्ज आयन है सभी के लिए। अब देखते हैं सेकेंड ए के लिए क्या हो सकता है, BeSO4, BeSO4, इसको हटाओ, गड़बड़ हो गया। देखो BeSO4, यहाँ हो सकता है MgSO4, ये होगा आपका, सॉरी क्या होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, और क्या हो सकता है BaSO4, है ना। अब इन सभी में लार्ज आयन अगर रहेगा, कौन सा आयन, SO4 आयन, इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्टली कौन होगा, सॉल्युबिलिटी। अब हाइड्रेशन एनर्जी किधर इंक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा स्मॉल साइज की तरफ इंक्रीज होती है, तो इधर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सिंपल है ना। तो ये ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों के सल्फेट आयन के केस। समझ में आई क्या बात, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्राइट्स, ये हटा दो पूरा बच्चों। नाइट्राइट के केस में NO3- लेना है हमें। अब NO3- आप जानते हैं लार्ज आयन में आता है। नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स है ना। देखो नाइट्राइट के केस में क्या होगा, NO3- आपका कैसा है, लार्ज आयन है। तो ये सिंपली इस पॉइंट को मैं पूरा एक्सप्लेन अगर नहीं करता हूं तो आप समझ जाएंगे। ये होता है आपका लार्ज आयन, लार्ज आयन होता है, इसमें सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, साइज के। तो अगर फर्स्ट ए की मैं बात करूं तो फर्स्ट ए में आपका LiNO3 बनेगा, वैसे यहां पर क्या बनेगा, NaNO3, यहां क्या बनेगा, KNO3। तो बच्चों इस साइड आपका क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी इधर आपका ज्यादा रहेगा, इसलिए इधर सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। तो सिंपली इधर भी अगर सेकंड ए के केस में भी हम देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो BeNO3 होल ट्वाइस होगा, BeNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर होगा MgNO3 होल ट्वाइस, ऐसा होगा। तो ये डिक्रीज होता जाएगा, समझ में आएगा, सिंपल पॉइंट था ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हेलाइट्स। हेलोजन के केस में क्या होगा, हेलाइट्स, हेडिंग डालो, 7th वाला है आपका हेलाइट्स। हेलाइट्स के केस में क्या होगा,
हाँ, इसमें एक और बचा है ऊपर, मैंने आप चाहो तो सेवेंथ वाला उसको बना लेना, उसको लिखना है क्लोरेट्स। क्लोरेट्स, अब देखो क्लोरेट्स में होगा आपका ClO4 माइनस, है ना, ClO4 माइनस होता है। अब ये इसमें ये लार्ज आयन होता है, ClO4 जो होता है इट इज लार्ज आयन, और इसके केस में सोल्युबिलिटी आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो हाइड्रोजन एनर्जी होती है, तो ये सेम ऑर्डर आ जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। समझ में आई क्या बात? अब नेक्स्ट बता देता हूँ हेलाइड्स। हेलाइड्स में अलग अलग केस में अलग अलग आपके ऑर्डर आएंगे। समझ में आई बात? यानी फ्लोराइड के केस में तो इसमें आप एक स्मॉल पॉइंट डालो, उसमें लिखना है आपको फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स, अब देखो फ्लोराइड आपका कैसा होता है, पहला तो ये स्मॉल आयन है, ये स्मॉल आयन है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे। सपोज हमने लिया क्या HF, है ना, वैसे ही हमने लिया क्या, हाँ सॉरी, इसमें HF, हाँ HF भी ले सकते हैं क्योंकि ये तो हाइड्रोजन के साथ की रिएक्शन, HF, LiF, या फिर यहां हमने क्या लिया NaF, या फिर एक और क्या ले सकते हैं हम KF पोटेशियम का, या फिर RBF, है ना, वैसे ही CSF, ये हो गया। वैसे ही हम यहां लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा BeF2, MgF2, यहां क्या लेंगे CaF2 और SrF2, और यहां हो जाएगा आपका BaF2, है ना। अब देखो ये हमने दोनों ऑर्डर ले लिए, ये फर्स्ट ए ले लिया हमने, ये सेकंड ए। अब इनके केस में ये लार्ज, ये स्मॉल आयन होगा F, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में कुछ एक्सेप्शन होगा, यानी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी वो देखते हैं, ठीक है। देखो HF तो किसी काम का नहीं, HF एक्चुअली हमें डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए सारी चीजें एक्सेप्शन में आती है, उसको हम ऐसे यहाँ इन सारे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। सो सिंपली हम इसको हटा देते हैं। सेकेंड देखते हैं लिथियम से। देखो स्मॉल आयन का मैंने ऑर्डर बताया है ना, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि स्मॉल आयन में आपका सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली होता है साइज के। तो अब जिसका साइज ज्यादा उसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम, और सॉल्युबिलिटी उसका ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपली ये ऑर्डर आ जाएगा ना। अब देखते हैं सेकंड ग्रुप में एक एक्सेप्शन आता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये जो Be है ना, ये Be आपका सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी में आता है, और वो किस वजह से आता है, ड्यू टू, देखो ये Be जो है, यहाँ Be लिखेंगे हम BeF2। अब देखो यहां से हटा देता हूं मैं, क्योंकि सबसे लेस लैटिस, सबसे लेस इनका सॉल्युबिलिटी होता है क्लोराइड, फ्लोराइड के केस में। फ्लोराइड के केस में लैटिस सॉल्युबिलिटी होता है MgF2 का सबसे लेस, उससे ज्यादा ऑर्डर होता जाएगा तो BeF2 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई? क्योंकि इसका लैटिस, अच्छा इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो रीजन है लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा सॉरी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी आपका सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली है। समझ में आया? लैटिस एनर्जी कम होगी, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? तो बच्चों ये था फ्लोराइड का। अब एक और आता है क्लोराइड, क्योंकि हमें हेलोजन में तो तीन चार कौन कौन से डिस्कस करना रहते हैं, एक हुआ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चारों डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है क्लोराइड। हेडिंग डालो क्लोराइड। जो क्लोराइड होता है इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, यानी कि सेकेंड आपका जो होगा क्लोराइड, क्लोराइड देखो क्लोराइड में एक एक्सेप्शन आएगा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए क्लोराइड का हमेशा क्या होगा, सपोज हमने लिया लिथियम, अब इसके साथ क्या जोड़ दिया, क्लोराइड, क्लोरीन, ये देखो ये क्या कर दिया, पूरा उल्टा सीधा हो गया ना। ये उल्टा सीधा कैसे हो गया, ये एक एक्सेप्शन आएगा आपका, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। लिथियम का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, उससे कम होता है सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम। KCl का सॉल्युबिलिटी सबसे लेस होता है, किस केस में, ओनली क्लोराइड के केस में। सेकेंड ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। BeCl2 अगर आप रखेंगे तो इस टाइप से ये ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा सॉल्युबिलिटी का। समझ में आया? तो ये तो हुआ आपका क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रोमाइड। ये हटा दूं मैं, ये हटा देते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमाइड।
ब्रोमाइड हेडिंग डाल लेना आप लोग, इसमें लिखना ब्रोमाइड। देखो Br माइनस जो होता है ये कैसा होता है बच्चों, लार्ज आयन होता है। अब लार्ज आयन के केस में आप समझ ही गए होंगे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए इन दोनों के ब्रोमाइड आप बनाएंगे तो जैसे बना आपका LiBr, NaBr, KBr, RBr। तो बच्चों इनमें क्या होगा, इनमें भी आपका कैसा ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि Br जो है आपका वो कैसा है, लार्ज आयन है, और लार्ज आयन के केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। देखो लार्ज आयन के केस में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजिंग मतलब इनवर्सली होती है साइज की। तो साइज जिसका ज्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम और उसका सॉल्युबिलिटी भी कम, तो उसका ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। अगला कौन सा आएगा आपका BeBr2, BeBr2, उससे कम होगा आपका MgBr2 और उससे कम होगा आपका CaBr2। और ऐसा मैं यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ, आप आगे का ऑर्डर कंप्लीट कर लेना। ये आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कैसा है आपका, आयोडाइड। आयोडाइड, अब बताओ आयोडाइड में कौन कौन जुड़ेंगे, सोडियम जुड़ेगा ना, सॉरी आयोडीन जुड़ेगा। तो आयोडीन किस किस के साथ जुड़ेगा, फर्स्ट ए के केस में देखो आयोडीन जो होगा I माइनस, ये आपका हो सोडियम, लिथियम से लेंगे हम तो लिथियम, लिथियम, यहां सपोज हमने लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, ऐसे रहेगा। इधर आएगा आपका BeI2, MgI2, ये होगा आपका CaI2, स्ट्रोंशियम I2, ऐसा। अब इनमें ऑर्डर देखो, पहले तो ये ऊपर का मैं हटा देता हूं क्योंकि इसको पूरे को मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयोडाइड में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, आयोडाइड में भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट ए के लिए NaI, देखो यहां पर NaI जो होता है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है NaI के केस में, समझ में है, NaI के केस में सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, इसमें हमें कोई अलग से कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपली ये एक एक्सेप्शन है जिसको हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है। यानी सोडियम का जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो ज्यादा होगा, उससे कम हो जाएगा आपका लिथियम, उससे कम पोटेशियम, और उससे भी कम आपका रुबिडियम का, और इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रुप में चलेगा। सेकेंड ए के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं आता बच्चों, वहां पर आपका सपोज अगर आपने लिया है BeI2 तो उसका सॉल्युबिलिटी वैसे ही ज्यादा होगा और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो इस टाइप से बच्चों ये तो था आपका क्या, सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है ये मैं हटा दूं, यहां पर हेडिंग डालो जल्दी से। देखो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? अब देखो एक टेम्परेचर होता है जब हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। जो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है वो होता क्या है, जब कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करे ऐसे टेम्परेचर पर, ऐसे पॉइंट पर, है ना, तो उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो वहां पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई कंपाउंड ब्रेक होने लगे, थर्मल स्टेबिलिटी एक्चुअली किसके लिए यूज किया जाता है, अब टेम्परेचर पॉइंट वेयर एनी कंपाउंड स्टार्ट्स डिकम्पोज, यानी वो डिकम्पोज होने लगे, थर्मल डिकम्पोज, या उसको बोलेंगे टूटने लगे वो, तो ये टेम्परेचर उसका क्या होगा, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, या उसकी इसी पर चेक की जाएगी, इसी पॉइंट पर उसकी स्टेबिलिटी, कि थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कितनी है। समझ में आया? तो बच्चों यहां दो केस होंगे, अगर आपका कॉमन आयन मोनोएटॉमिक है और अगर आपका कॉमन आयन पॉलीएटॉमिक है, तो दोनों केस में थर्मल स्टेबिलिटी चेंज होगी। समझ में आया क्या बात? देखो मैं इसको लिख के बताता हूं, थोड़ा इजीली समझ में आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी में लिखेंगे अ टेम्परेचर where compound starts decompose। अगर ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका कौन स्टार्ट करे डिकम्पोज होना, कोई भी कंपाउंड। अब इसमें केस लिखेंगे, फर्स्ट केस
यहां क्या होगा, इफ कॉमन आयन इज मोनोएटमिक, मोनोएटमिक जब कॉमन आयन आपका होगा तो इस केस में थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। समझ में आया क्या? या अगर कॉमन आयन आपका मोनोएटमिक हो, चाहे तो एग्जांपल में ये बता देता हूं, लाइक देखो ब्रैकेट में लिख लेना, लाइक कॉमन आयन मोनोएटमिक लाइक O2 यानी O2 माइनस, या हो सकता है आपका क्या OH यानी हाइड्रोक्साइड, ओ ये आपका सॉरी ये तो पॉली में चला जाएगा, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन देखो N3 माइनस हो सकता है, या हेलोजन जो होंगे X माइनस, यानी हेलोजन पर भी आपका माइनस आता है। तो ये इस टाइप के जो एटम, ये मोनोएटमिक जो आयंस हैं, इनके केस में TS देखो सीधा सीधा लिखता हूं मैं, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। समझ में आई बात? अभी मैं तीनों के एग्जांपल्स बता देता हूं आपको। ग्रुप यहां पर दोनों ही ले लेंगे, फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों। फर्स्ट ए पहले लेंगे हम O माइनस वाले, O2 माइनस वाले। फर्स्ट ए में O2 माइनस आयन हमने लिया, यहां पर हमने लिया Li2O, वैसे ही हम लेंगे यहां पर Na2O, ऐसा चलता जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ग्रुप में, तो सिंपल है ये ऑर्डर बना देना और कुछ नहीं करना। सेकेंड ए का भी बता देता हूं, सेकेंड ए में भी आपका क्या होगा, BeO MgO, तो इसमें भी बच्चों डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। वैसे ही अगर हम लेते हैं N3 माइनस, फर्स्ट ए के केस में अगर हमने नाइट्राइड इनके बनाए, नाइट्राइड बनाए तो Li कितना होगा 3N, वैसे यहाँ पर Na कितना होगा आपका 3N, ऐसे बनेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी, और सेकेंड ए के केस में भी आपका Be3N2 इस टाइप से जो बनेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी भी डिक्रीज होती जाएगी। यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। अगर हम लेते हैं इनके हेलाइड्स, यानी फर्स्ट ए के केस में हेलाइड हमने लिए, हेलाइड कैसे बनेंगे इनके X माइनस वाले। अब इसमें हमने LiX लिया, वैसे ही NaX लिया, तो इनमें भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। सेकेंड ए के केस में आपका क्या होगा, BeX2, वैसे ही MgX2, तो बच्चों इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड केस हेडिंग डालो, इसको नोट करो फटाफट, फिर सेकेंड केस डालो। सेकेंड केस में क्या होगा, इफ कॉमन आयन इज डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक जिनको बोलेंगे, यहां हम केस सेकेंड जब लेंगे तो केस सेकेंड में लिखेंगे इफ कॉमन आयन, इफ कॉमन आयन इज पॉली, देखो ये क्या लिखा है, पॉली एटमिक, इफ कॉमन आयन इज पॉली एटमिक देन TS will increase down the group, increase down the group। बात समझ में आ गई क्या? एग्जांपल्स देख लो पॉली एटमिक के, NO3 माइनस हुआ, SO4 2 माइनस हुआ, CO3 2 माइनस हुआ, HCO3 माइनस हुआ। ये बात समझ में आई क्या? अब इनके फिर एग्जांपल्स लिख के लेते हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए के सभी के लिए। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे ना। ये सारे हो गए आपके पॉलीएटमिक आयन। अब इन आयंस को जब आप फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप्स के साथ जोड़ेंगे तो उनके साथ टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी पहले डिक्रीज हो रही थी ना, अब इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर हमने बनाए इनके नाइट्राइड्स, अगर नाइट्राइड बनाए तो देखो Li ये होगा आपका NO3, अब यहाँ पर NaNO3, तो डाउन द ग्रुप ये थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। सेकेंड ए के केस में क्या हो रहा है, BeNO3 होल ट्वाइस, तो इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी उधर आगे की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड अगर आप लेंगे फर्स्ट ए के केस में SO4 लेते हैं, SO4, तो देखो SO4 कैसे बनेगा, Li2SO4 Na2SO4, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। यहाँ सिंपल सा आपको याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप। ये देखो सेकेंड ए में क्या होगा,
BeSO4, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा कम, उससे भी ज्यादा MgSO4 और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अगर हम फर्स्ट ए के केस में लेते हैं क्या, फर्स्ट ए, और हमने लिया आयन कौन सा, CO3, तो देखो Li2CO3 थर्मल स्टेबिलिटी कम, उससे ज्यादा होगी आपकी किसकी, Na2CO3, ये आप समझे। अब सेकेंड ए के केस में देखते हैं, सेकेंड ग्रुप के, वहां पर भी होगा आपका BeCO3 की स्टेबिलिटी कम, उससे भी ज्यादा MgCO3, और उससे आगे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड ए के केस, फर्स्ट ए के केस में HCO3 देखो, फर्स्ट ए तो LiHCO3, इसकी डिक्रीज रहेगी, फिर उससे आगे इंक्रीज होगी, तो यहाँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो बच्चों ये इंक्रीज होती जाएगी। क्या सेकेंड ग्रुप में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वहां पर कोई बाइकार्बोनेट नहीं बनता है, ये पॉइंट याद रखना। तो बच्चों ये था आपका थर्मल स्टेबिलिटी, यहां तक कंप्लीट हुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा है छोटा सा, वो मैं कंप्लीट करा देता हूं, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट में आपको एक्सप्लेन कराना रह गया था, वो बता देता हूं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट आपका बाकी रहा था इसमें, डायपोल मूवमेंट है ना। देखो डायपोल मूवमेंट क्या होगा, एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं डायपोल का मतलब क्या होगा। डायपोल मतलब होगा दो पोल का फॉर्मेशन। हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई भी एग्जांपल आप ऐसा लो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। हमने एक मॉलिक्यूल लिया, HF ले लिया, ठीक है। अब HF में क्या होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, फ्लोरीन की होती है 4.0। अब इनमें बच्चों डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों चार्ज की वजह से जो ये एक मॉलिक्यूल आपका जो बनेगा वो इधर माइनस इधर प्लस चार्ज वाला रहेगा। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें क्या हो रहा है, डाइपोल का फॉर्मेशन तो हो गया। अब इसमें मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है, तो अब यहाँ सिंपली आपको ये चीज समझाने के लिए डाइपोल मूवमेंट वाला जो टॉपिक है छोटा सा, इसमें ये बताया गया है कि इसमें डाइपोल पहला तो ये कि डाइपोल मूवमेंट होगा क्या, तो डाइपोल मूवमेंट होगा आपका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। अब इन दोनों का ये इस टाइप से हमें डाइपोल मूवमेंट अगर बताना हो तो वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इसको हम इस टाइप से शो करेंगे कि ये इसका डाइपोल जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, फ्लोरीन की तरफ। यहां तक समझ में आया क्या। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट होगी इसकी डी बाई में, इसको लिखते हैं डी बाई, यानी कि डाइपोल मूवमेंट हम अगर बताएं कि 1d है, 1 डी बाई है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 10 टू द पावर माइनस 18, इट इज इक्वल, है ना। देखो 1 डी बाई किसके इक्वल होगा, ये पूरा हटा के लिखता हूं मैं यूनिट, तो यहां लिखेंगे हम 1d, यानी कि 1 डी बाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18, और ESU, ये ESU इनटू सेंटीमीटर, इसका मतलब समझ में आया क्या। U ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये जो ESU लिखा है ना, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बात समझ में आए। तो ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, अगर आप चाहो तो एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हटा दूं क्या, ये हटा देता हूँ, ये हटा के मैं उस यहाँ डेफिनेशन इसकी छोटी सी लिख देता हूँ, सिंपल है। देखो क्या लिखना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of magnitude, it is the product of magnitude of charge, magnitude of charge and distance between them, distance between them। समझ में आया क्या, ये डेफिनेशन हो जाए ना इसका, यूनिट मैंने बता दी है। अब आ जाओ बच्चों सीधा सीधा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन क्या होंगे इसके, टू डिसाइड पोलैरिटी। देखो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए भी इसका यूज होता है। फर्स्ट पहले आप हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट है ना। देखो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा
टू डिसाइड पोलैरिटी, टू डिसाइड पोलैरिटी। अब देखो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए इसका यूज कैसे होता है, इसका वो सिंबल में बताना भूल गया, सिंबल होता है इसका म्यू, समझ में आया? इसका सिंबल कैसा होता है, म्यू। तो म्यू की वैल्यू अगर देखो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए अगर म्यू इज इक्वल 0 है ना, देखो इफ म्यू इज इक्वल 0 देन मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल विल बी, यहां लिखना if mu is equal 0 then molecule will be non-polar, non-polar, and if mu is not equal to 0, not equal to 0 then molecule will be non-polar होगा, ये polar होगा आपका, ये समझ में आया क्या? ये पोलर होगा, समझ में आया? अब इसके बच्चों कुछ एग्जांपल्स, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम बॉन्ड पेयर मूवमेंट बताते हैं ना तो वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, और अगर लोन पेयर मूवमेंट बताते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं इसको, ये देखो यहां होगा लोन पेयर मूवमेंट और एक हो सकता है आपका बॉन्ड पेयर मूवमेंट। अब लोन पेयर मूवमेंट हमेशा किधर की तरफ होता है, ऑलवेज लोन पेयर मूवमेंट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से वो हमेशा दूर की तरफ होगा। अब जैसे हमने क्या बनाया, ये ए बनाया, अब ए पर 2 क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर्स बने हुए हैं इस पे, बट एक क्या है, लोन पेयर है। तो ये जो बॉन्ड पेयर बने हुए हैं इनका मूवमेंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उसकी तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन लोन पेयर का मूवमेंट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से लोन पेयर का मूवमेंट हमेशा अदर साइड में होगा, उसके दूसरी साइड में, समझ में आया? और बॉन्ड पेयर का मूवमेंट है ना, देखो बॉन्ड पेयर मूवमेंट क्या होगा, इट विल बी साइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के टुवर्ड्स इसका बॉन्ड पेयर का मूवमेंट होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एटम पर डिपेंड करेगा कि वो ज्यादा किधर है तो वो उधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, सिंपल है ना। अब देखो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं, या एक और चीज मैं बता दूं कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी आप देख लो कैसे फॉर्मूला से हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला होगा इसका, सपोज हमने लिया ए है ना, अब ए का अगर इसके पास क्या है, ये बी और ये बी, ये दो बॉन्ड पेयर्स, अब दोनों बॉन्ड पेयर्स का जो लोन पे वो आपका क्या हो रहा है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट समझो कि ये एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ डायपोल मूवमेंट इस साइड इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले का ये भी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हो सकता है यहाँ पर आपका क्या हो, लोन पेयर बना, तो इसका डायरेक्शन आपका इस साइड होगा, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड पेयर का जो मूवमेंट है ना, ये वाले दोनों आपके सेम, यानी कि इसको अगर आपने क्या माना μ1 और इसको माना μ2, तो μ1 प्लस μ2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो इनका एक ही आपको क्या माना जाएगा, रिजल्टेंट μr, इनका एक आएगा μr। तो ये एक इन दोनों का μr इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका जो म्यू है ये म्यू आपका हो सकता है 3 हमने ले लिया, तो ये म्यू थर्ड जो है, ये थर्ड का ये डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड, समझ में आया। तो अब क्या होगा, इन दोनों का तो एक निकला, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक का ऊपर की तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इज इक्वल 0, तो म्यू इज इक्वल 0 है, दैट मींस इट विल बी कैसा होगा, नॉन पोलर, समझ में आया। इसके और भी एग्जांपल्स आएंगे आगे। तो ये हो गया आपका क्या, एक एग्जांपल हुआ। अब इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है, अगर ये म्यू आर जो है ये हम फाइंड आउट करें तो एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट होता है। ये होता है आपका μ1 प्लस μ2 प्लस होगा ये μ1, इन दोनों का स्क्वायर होगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। अब यहाँ होगा आपका μ1 इंटू μ2 और इधर होता है cos थीटा, समझ में आया। अब देखो बच्चों cos थीटा जो ये पॉइंट हमने लिखा है ना, इसमें क्या होता है,
कोस थीटा, ये ऐसा होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, देखो थीटा इंक्रीज होगा तो कोस क्या होगा, डिक्रीज, कोस क्या होगा, कोस होगा आपका डिक्रीज, यानी ये एंगल बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू डिक्रीज होगी, कोस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये कोस जो होता है, कोस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो कोस म्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया क्या, या तो इसकी जीरो आएगी या नॉन इक्वल टू जीरो आएगी, सिंपल है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें कर सकते हैं, जिनमें हम लेंगे क्या, जैसे हमने लिया कोई एटम ले लिया, सपोज एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट हमने लिया AX टाइप के, यानी उनमें क्या होगा, सीधा सीधा ये एक एटम होगा, इसके साथ कोई बॉन्ड पेयर हो रहा होगा, तो ये कैसा होगा आपका लोन पे, ये आपका म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही है ना, तो ये हो जाएगा। वैसे ही आपका अगर सेकंड पॉइंट हम लेते हैं AX2, तो इसमें हम लेंगे A एंड B, तो ये हुआ आपका कैसा, लीनियर हो जाएगा, सॉरी इसको लीनियर बना लेंगे ना। यहाँ अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो, और लोन पेयर होगा तो देखो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो इधर की साइड जाएगा, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस इट विल नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो। वैसे ही अगर हम लेते हैं AX3 का, तो इसका आपका क्या होगा, ट्राइगोनल टाइप का हो जाएगा, तो ये अगर हुआ इस टाइप से, ऐसा हो गया। अब अगर इन दोनों का इस डायरेक्शन में है ऐसे, और इसका इस डायरेक्शन में है, तो दो इन दोनों का एक इस डायरेक्शन में हुआ, और इन दोनों नीचे वाले का इस डायरेक्शन में एक, और ऊपर वाले का इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल, यानी कि म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इस टाइप से और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इनमें अभी मैंने सिर्फ ये बॉन्ड पेयर्स वालों की बात की, अगर इनमें लोन पेयर आ जाता है तो चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, सिंपली मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया। इसके बारे में एप्लीकेशंस हमने देखे, तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बताया कि ये डाइपोल वो पोलैरिटी डिसाइड करने में भी ये यूज होता है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर ये इक्वल टू जीरो है तो नॉन पोलर होगा, और नॉट इक्वल टू जीरो है तो पोलर होगा। वो कैसे डिसाइड होगा, अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यहाँ तक समझ में आया क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल। अब ये डाइपोल मोमेंट का जो अगला एप्लीकेशन है वो है बच्चों आपका सेकेंड एप्लीकेशन है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बेंजीन का एग्जांपल अगर हम लें, ऐसा देखो ये बनाया, अब देखो इसमें क्या होगा, यहां हमने कुछ नहीं लगाया, सपोज ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया, वैसे ही हमने बेंजीन पर यहां एक R लगा दिया, यानी कोई मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल इथाइल जो भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हमने लगाया। यहां हमने क्या लगाया, हेलोजन टाइप का कोई ग्रुप। अब देखो यहां जो यहां तो कोई आपका अदर ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर कहीं भी आपका मूवमेंट आपका किसी डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये कैसा sp3, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जो हेलोजन लगा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड पेयर का मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपली आपका इसका जो म्यू है, म्यू इसका क्या आएगा, जीरो, इसका म्यू भी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर मूवमेंट, एक बॉन्ड पेयर मूवमेंट हो रहा है। सेम यहाँ भी आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। एक एग्जांपल ये हो सकता है ऑर्गेनिक के केस में। सेकंड क्या हो सकता है, ये मैं बना देता हूँ। यहाँ पर हमने लिया डाइक्लोरो। अब देखो एक ये लिया है, सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है आपका, यहाँ लगाया आपने क्लोरो, ये क्लोरो, यहाँ आपका एक और बेंजीन बन रहा है ऐसे, यहाँ हमने एक क्लोरीन लगाया, यहाँ क्लोरीन लगाया। देखो बच्चों बॉन्ड एंगल से सीधा सीधा डिसाइडेड है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रहा है, तो थीटा इसकी म्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब यहाँ कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, 120 बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ भी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना है, देखो 180 है ना, 180 यहाँ किसकी वैल्यू है, थीटा की, तो कॉस की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, जीरो से भी -1 होती है ना, तो -1 होगी, मतलब म्यू की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। समझ में आया क्या। तो ये थे बच्चों कुछ ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स। ऐसे हम देख सकते हैं, सपोज हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो सकता है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू इन केस ऑफ CO। अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछी जाए, यानी म्यू की वैल्यू, तो यहाँ आपका म्यू इज इक्वल कितना होता है, ऑलमोस्ट, देखो म्यू आपका कैसा होता है, ऑलमोस्ट 112D होता है, ये डी बाई में होता है। तो ये क्यों होता है,
अभी देखिए मैं आपको यहाँ दोनों केस बता देता हूँ। अगर आप बात करें कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं और इसके पास एक लोन पेयर है, और एक अब इसका ये लोन पेयर ये देकर के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर। अब यहाँ क्या होता है, ये अगर हम बात करें ओनली लोन पेयर की, तो लोन पेयर का मूवमेंट इसके लोन पेयर का न्यूक्लियस से इधर होगा, इसके लोन पेयर का मूवमेंट इधर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लोन पेयर मूवमेंट कैंसल्ड हो जाएगा, लोन पेयर मूवमेंट आपका कैसा हो जाएगा, कैंसल। लोन पेयर मूवमेंट कैंसिल हो गया तो म्यू इज इक्वल 0 होना चाहिए, म्यू इज इक्वल 0 है ना। लेकिन बॉन्ड पेयर के केस में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इस टाइप से बॉन्ड रहेगा, तो बच्चों बॉन्ड पेयर के केस में ये बॉन्ड तो सीधा इसकी तरफ आ रहा है, यानी एक बॉन्ड इसकी तरफ आ रहा है तो दूसरा बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा। अब दूसरा इसकी तरफ जाएगा, इससे मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब आपका लोन पेयर मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया क्या, लोन पेयर मूवमेंट ऑक्सीजन की डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए इसका जो म्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 112D माना जाता है। समझ में आई क्या बात। तो बच्चों ये तो था आपका क्या, डायपोल मोमेंट और इसके एप्लीकेशंस। अच्छा एक और कैसा एप्लीकेशन इसका हो सकता है, टू डिफाइन, है ना। एक और एप्लीकेशन इसका सेकंड वाला देख लो, थर्ड वाला हो जाएगा आपका फॉर डिसाइड आयनिक कैरेक्टर। अब देखो आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, आयनिक परसेंट। ये जो आयनिक परसेंट हम निकालते हैं ये कैसे डिसाइड करते हैं, देखो आयनिक परसेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है सिंपल सा, Q एक्सपेरिमेंटल, यानी जो एक्सपेरिमेंटल Q यानी कि चार्ज की वैल्यू जो आती है डिवाइड बाय Q थ्योरेटिकल, यानी जो Q थ्योरेटिकल आएगा हम निकालेंगे फॉर्मूला से, उसके बाद जो Q एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू आएगी या Q थ्योरेटिकल की वैल्यू आएगी उसमें इनटू करेंगे हम 100 का, तो इससे जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका आयनिक परसेंट डिसाइड करेगा किसी भी मॉलिक्यूल का कि आयनिक परसेंट कितना है उसका। समझ में आई बात। तो इससे आप डायपोल मूवमेंट के एप्लीकेशंस भी हमने देख लिए, तो इससे हम ये इतनी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया क्या, अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो ये आपको नीट और जेईई मेंस की बहुत सारी चीजें आपकी कवर करा देगी। इसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड आप क्वेश्चंस भी करते हैं तो भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए बस एक ही शर्त है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखिए, एक भी आप वीडियो बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जितना मैंने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मेहनत की है उसमें सारी चीजें एक तो कवर कराने की कोशिश की है, दूसरा ये है कि वीडियो लेक्चर जितना लेंदी होगा उतना आपको शायद हो सकता है बोर करे, इस वजह से मैंने कुछ पॉइंट्स को बीच में छोड़ करके वीडियो क्लिप्स को स्प्लिट कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आपको मतलब एक चैप्टर आपने अगर लिया है तो जहां तक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में देखिए, अगर आप बीच में पढ़कर छोड़ेंगे तो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए आप लोग सारे वीडियोस एक साथ देखिए, एक सीक्वेंस में देखिए, और मुझे उम्मीद है कि सारे आपको अच्छे से वीडियोस समझ में आएंगे। कुछ आपके डाउट या क्वेरी रहती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए और उसके आपको मैं कोशिश करूंगा कि आंसर जरूर दे दूं।